हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट जीके लूसर हिंदी में। दोस्तों, आपका स्वागत है। हम लोग बात करें आज नवी पंचवर्षीय योजना, जो कि 1997 से सन 2002 ईस्वी। तो दोस्तों, नवी पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास को दिया गया। इस योजना की अवधि सकल घरेलू उत्पाद की वार्षिक वृद्धि दर का लक्ष्य 6.5% रखा गया, जबकि उपलब्धि मात्र 5.4% वार्षिक वृद्धि की रही। इस प्रकार यह योजना असफल रही। इस योजना की असफलता के पीछे अंतर्राष्ट्रीय मंदी को जिम्मेदार माना गया। क्षेत्रीय संतुलन जैसे मुद्दे को इस योजना का विशेष स्थान दिया गया। नवी योजना के आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए प्राथमिकता क्रम में निम्नलिखित क्षेत्रों को चुना गया। भुगतान संतुलन सुनिश्चित करना, विदेशी ऋणभार को न केवल बढ़ने से रोकना वरन इसमें कमी भी लाना। खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, प्रौद्योगिकी आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, जड़ी बूटियाँ और औषधीय मूल के पेड़ पौधों के सहित प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग तथा संरक्षण। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 ईस्वी। 10वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य देश में गरीबी और बेरोजगारी समाप्त करना और अगले 10 वर्षों से प्राप्त व्यक्ति आय दुगनी करना प्रस्तावित किया गया। योजना अवधि में सकल घरेलू उत्पाद में वार्षिक 8% की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया, जबकि उपलब्धि 7.5% रही। योजना के दौरान प्रतिवर्ष $7.5 अरब के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का लक्ष्य रखा गया। योजना अवधि में 5 करोड़ रोजगार के अवसरों का सृजन करना लक्षित था। इसके अतिरिक्त 2007 ईस्वी तक अर्थात योजना के अंत तक साक्षरता 75%, शिशु मृत्यु दर 4.45%, शिशु मृत्यु दर 45,000 या इससे कम तथा वनाच्छादन 25% करने का लक्ष्य रखा गया। भारत की 10वीं पंचवर्षीय योजना 31 मार्च 2007 ईस्वी को समाप्त हो गई। 10वीं पंचवर्षीय योजना के उपलब्ध अंतिम आंकड़ों यानी फाइनल आंकड़ा नहीं है के अनुसार यह योजना अब तक सफलतम योजना रही। इस योजना में 7.7% की औसत सालाना वृद्धि दर प्राप्त की गई। अर्थव्यवस्था के तीनों प्रमुख क्षेत्र कृषि, उद्योग व सेवा में 10वीं योजना के दौरान प्राप्त की गई वृद्धि दरें इनके लिए निर्धारित किए गए लक्ष्यों के काफ़ी निकट रही। कृषि में 4% सालाना वृद्धि का लक्ष्य था और अंतिम आंकड़ों के अनुसार प्राप्ति 3.42% तक रही। इसी उद्योगों के व सेवाओं के क्षेत्रों में क्रमशः 8.9% व 9.40% वार्षिक वृद्धि का लक्ष्य था और अंतिम आंकड़ों के अनुसार प्राप्ति क्रमशः 8.74% व 9.30% तक रही। सकल घरेलू बचतें जीडीपी के 23.31% रखने का लक्ष्य था, जबकि वास्तविक उपलब्धि लक्ष्य से कहीं अधिक जीडीपी का 26.62% रही। योजना काल के मुद्रास्फीति की दर औसतन 5% रखने का लक्ष्य था, जबकि वास्तव में यह 5.02% रही। 11वीं पंचवर्षीय योजना सन 2007 से सन 2012 ईस्वी। 11वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2007 से प्रारंभ हो गई। इस पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य त्रिवितम एवं समावेशी विकास था। 11वीं योजना सकल घरेलू उत्पाद की औसत समवृद्धि वृद्धि दर 8.3% रही। इस प्रकार सर्वाधिक वृद्धि दर 11वीं योजना रही। ऊंची वृद्धि दर की दृष्टि से इसके बाद 10वीं योजना रही। 11वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र का विकास दर के लिए क्रमशः 4.1%, 10.5% और 9.9% का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जबकि उपलब्धि क्रमशः 3.3% और 6.6% एवं 9.8% रही। 11वीं पंचवर्षीय योजना में शिक्षा के लिए विषय वस्तु थीम अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा था। 12वीं पंचवर्षीय योजना सन 2012 से 2017 ईस्वी। 12वीं योजना 2012 से 17 को राष्ट्रीय विकास परिषद की दिसंबर 2012 में मंजूरी मिली। इसका मुख्य उद्देश्य तीव्र, अधिक समावेशी और धारणीय विकास है।
भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ 1 अप्रैल 2012 को से हो गया। 12वीं परियोजना का लक्ष्य निम्न है। वार्षिक विकास दर का लक्ष्य 8%। योजना के अप्रोच पेपर में यह लक्ष्य 9% की निर्धारित किया गया था, जिसके बाद सितंबर में 2012 से ईस्वी में घटाकर 8.2% किया गया। जिसे योजना आयोग की संतुष्टि या राष्ट्रीय विकास परिषद से घटाकर 8% कर दिया। कृषि विनिर्माण मत्स्य पालन क्षेत्र में 4% व विनिर्माण क्षेत्र में 10% की औसत वार्षिक वृद्धि के लक्ष्य। योजना अवधि में गैर कृषि क्षेत्र में रोजगार के 5 करोड़ नए अवसरों का सृजन का लक्ष्य। योजना के अंत तक निर्धनता अनुपात से नीचे की जनसंख्या के प्रतिशत में पूर्व आकलन की तुलना 10% बिंदु की कमी लाने का लक्ष्य। योजना के अंत तक देश में शिशु मृत्यु दर का 25 तथा मातृत्व मृत्यु दर का 1 प्रति 1000 जीवित जन्म तक लाने तथा 0 से 6 वर्ष तक के आयु वर्ग में बाल लिंग अनुपात को 950 कराने का लक्ष्य। योजना के अंत तक कुल प्रजनन दर को घटाकर 2.1% तक लाने का लक्ष्य। योजना के अंत तक आधारिक संरचना क्षेत्र में निवेश को बढ़ाकर जीडीपी के 9% तक लाने का लक्ष्य। योजना के अंत तक सभी गांवों को 12 सड़कों से जोड़ना। योजना के अंत तक सभी गांवों में विद्युतीकरण। ग्रामीण क्षेत्रों में डेंसिटी का बढ़ाकर 70% करने का लक्ष्य। औसत वार्षिक केंद्रीय राजकोषीय घाटा इस योजना के अवधि में जीडीपी के 3.25% के स्तर तक सीमित रखने का लक्ष्य बनाया गया और चालू खाते के घाटे को जीडीपी के 2.5% तक लक्ष्य करने का लक्ष्य रखा गया। थोक मूल्य सूचकांक यानी WPI की औसत वृद्धि की 12वीं योजना में 4.5% से 5% तक सीमित रखने का लक्ष्य। केंद्रीय आयोजना व्यय 12वीं पंचवर्षीय योजना में जीडीपी का 4.02% है। केंद्र के लिए निवल राजस्व 12वीं की योजना विधि में जीडीपी के 8.68% होने की उम्मीद है। 12वीं योजना विधि कर भिन्न राजस्व जीडीपी के 1.1% रहने का संभावना है। आयोजना भिन्न आय जीडीपी का 8.9% अनुमानित है। 12वीं योजनाओं के दौरान 2004 से 5 ईस्वी के मूल्यों का संकलन, घरेलू बचत दर 33.6% एवं निवेश दर 38.8% का लक्ष्य रखा गया। 12वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक धनराशि सामाजिक सेवाओं को मदद सेवाओं के मद में विनिहित की गई। कुल 26,64,843 करोड़ रुपए विनिहित किया गया, जो कुल परिव्यय का 34.7% था है। नोट: वर्तमान में भारत की योजनाओं में सार्वजनिक व्यय हेतु अधिकतम साधन ऋण में जुटाए गए जाते हैं। ऋणों के अंतर्गत बाजार ऋण, अल्पावधि ऋण, विदेशी सहायता, लघु बचतों की एवज में जारी प्रतिभूतियों, राज्य भविष्य निधियाँ, पूंजीगत प्राप्तियों के आधार एवं अन्य देयताएँ आती हैं। बजट 2016 से 17 में ईस्वी में उधार एवं अन्य देयताएँ का हिस्सा 21% है। 12वीं योजना व्यय करोड़ों रुपए में। विकास के क्षेत्र कुल व्यय प्रतिशत व्यय। कृषि एवं संबंध क्षेत्र 3,63,273 4.7% व्यय। ग्रामीण विकास 4.57 464 5.9% व्यय। विशेष क्षेत्र कार्यक्रम 80,370 1.04% व्यय। ऊर्जा 14,38 466 18.6% व्यय। उद्योग एवं खनिज 3,70,302 4.9%। यातायात 12,04,172 15.7% व्यय। संचार 80,984 कुल व्यय और 1% व्यय। आर्थिक सेवाएं 3,05,612 3.9। आर्थिक सेवाएं 3,05,612 3.9। सामाजिक सेवाएं 26,64,843 34.7। सामान्य सेवाएं 1,07,959 1.4। सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रक 2,29,334 5.5। विज्ञान तकनीकी एवं पर्यावरण 1,97,350 2.1। गरीबी का अर्थ है वह स्थिति जब किसी व्यक्ति
को जीवन की न्यूनतम आधारभूत ज़रूरतें जैसे भोजन, वस्त्र एवं आवास भी उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। मनुष्य जब बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति की स्थिति में नहीं होता है तो उसे गरीब की श्रेणी में गिना जाता है। विकासशील देशों में इसका संबंध पहला वैश्विक गरीबी अनुमान वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 1990 ईस्वी में मिलता है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट में गरीबी को परिभाषित करते हुए कहा है कि यह गरीब न्यूनतम जीवन यापन स्तर अपने असमर्था है। यानी जब न्यूनतम जीवन यापन स्तर प्राप्त नहीं किया जा सके तो उस स्थिति को गरीब कहते हैं। अल्प विकसित देशों में गरीबों का मुख्य कारण है आय की असमानता। सैद्धांतिक रूप से गरीबों की माप करने के लिए सापेक्षिक एवं निरपेक्ष प्रतिमानों का प्रयोग करते हैं। सापेक्ष गरीबी यह स्पष्ट करती है कि विभिन्न आय वर्गों के बीच कितनी विषमता है। प्रायः इसे मापने के दो विधियां हैं, एक है लॉरेंज वक्र और दूसरा है गिनी गुणांक। लॉरेंज वक्र डायग्राम में आप देख सकते हैं, लॉरेंज वक्र और समता रेखा 100 ABOCOBD। एक्स एक्सिस पर है आपका आय प्राप्तकर्ताओं का संचय और वाई एक्सिस पर है कुल आय का संचय। लॉरेंज वक्र को खींचने पहला है लॉरेंज वक्र को खींचने के लिए एक्स अक्ष पर परिवारों की संचयों और वाई अक्ष पर कुल आय का संचय लेते हैं। लॉरेंज वक्र 0 से होकर 100 पर समाप्त होगा यदि समाज के लोगों की आय समान रूप से वितरित हो, यानी x% के पास या x% ही आय हो तो उन्हें परिचित करने वाला रेखा x अक्ष के साथ 45 डिग्री का कोण बनाएगी। रेखा चित्र में OB एक ऐसी रेखा है इसे हम पूर्ण या निरपेक्ष समता रेखा कहते हैं। यदि मापे जाने वाले चर का मूल्य ऋणात्मक नहीं हो सके तो लॉरेंज वक्र पूर्ण समता रेखा के ऊपर नहीं उठेगा, पूर्ण असमानता रेखा के नीचे नहीं जा सकेगा, बढ़ती हुई उत्तल फलन नहीं होगी। नोट: लॉरेंज वक्र जितनी ही पूर्ण समता रेखा के पास होगी, आय की विषमता उतनी ही कम होगी। गिनी गुणांक यानी कैपिटल G। गिनी गुणांक आय के वितरक को विषमता की माप की सबसे प्रचलित विधि है। यह लॉरेंज वक्र तथा पूर्ण समता रेखा के बीच का क्षेत्रफल और पूर्ण समता रेखा के कुल क्षेत्र के बीच का अनुपात है। कैपिटल G इक्वल टू छायांकित क्षेत्रफल कैपिटल A अपॉन पूर्ण समता रेखा OB के नीचे का कुल क्षेत्रफल OCB। यदि G बराबर 0 है तो प्रत्येक व्यक्ति को एक ही आय है और G बराबर 1 है तो एक ही व्यक्ति की पूरी आय है। इसलिए गिनी गुणांक का अधिकतम मूल्य 1 के बराबर होगा। गिनी गुणांक में यदि 100 से गुणा करें तो गिनी सूचकांक प्राप्त होगा। लॉरेंज वक्र तथा गिनी गुणांक आय की विषमता की माप से संबंधित है। आय की विषमता प्रति व्यक्ति आय या कुजन-नेट्स विषमता वक्र से नहीं मापा जा सकता। लॉरेंज वक्र नोट: लॉरेंज वक्र को 1905 ईस्वी में मैक्स ओ लॉरेंज ने एवं गिनी गुणांक को 1912 ईस्वी में कोर्ट गिनी ने इटली में विकसित किया था। विषमता समयोजित प्रति व्यक्ति आय धारणा इस धारणा के प्रतिपादन नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अर्थशास्त्री प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने किया। उन्होंने आय के स्तर तथा उसके वितरण के आयाम को छोड़कर आर्थिक कल्याण की माप के लिए इस धारणा का विकास किया, जिसके अनुसार है कैपिटल W इक्वल टू म्यू 1 - G, जहाँ W कल्याण, म्यू प्रति व्यक्ति आय और G विषमता की आय। स्पष्ट है कि कल्याण W में वृद्धि होगी और यदि प्रति व्यक्ति आय म्यू में वृद्धि हो या विषमता आय में कैपिटल G में कमी हो। भारत में निर्धनता की माप करने के लिए निरपेक्ष प्रतिमान का प्रयोग किया जाता है। हमारे देश में योजना आयोग द्वारा गरीबी निर्धारण के संबंध में एक वैकल्पिक परिभाषा स्वीकार की, जिसमें आहार संबंधी ज़रूरतों को ध्यान में रखा गया। इस अवधारणा के अनुसार उस व्यक्ति की निर्धनता की रेखा से नीचे माना जाता है जो ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिदिन 2400 कैलोरी एवं शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी भोजन प्राप्त करने में असमर्थ है। भारत में परिवार का उपयोग
उपभोग व्यय के आधार पर निर्धनता का स्तर का आकलन किया जाता है। भारत में गरीबी की माप के साथ अनेक अर्थशास्त्रियों के नाम जुड़े हैं, जिनमें प्रमुख हैं दांडेकर तथा रथ, B.S. मिन्हास, P.D. ओझा, प्रणव वर्धन, I.G. जे आहलूवालिया, A.S.P. गुप्ता, तेंदुलकर, C. रंगाराजन आदि। इसके अतिरिक्त योजना आयोग एवं वित्त आयोग के माप मिलते हैं। नोट: भारत में निर्धनता रेखा के निर्धारण का पहला आधिकारिक प्रयास योजना आयोग द्वारा जुलाई 1962 ईस्वी में किया गया। वर्तमान में भारत की निर्धनता रेखा या गरीबी रेखा का निर्धारण नीति आयोग करता है। वैश्विक स्तर पर विश्व बैंक 1.25 अमेरिकी डॉलर की प्रति व्यक्ति आय प्रतिदिन क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर निर्धनता रेखा मानता है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक में भारत में गरीबी की तीव्रता माप के लिए प्रमुख सबसे उपयुक्त है। भारत में गरीबी निर्धारण के इतिहास, दादाभाई नौरोजी, इनकी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में पहली बार गरीबी के मापन को G की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति से लगाया गया था। नीलकंठ दांडेकर और VM रथ के फॉर्मूले। इनके फॉर्मूले में आधार पर स्वतंत्रता के बाद पहली बार 1971 ईस्वी में वैज्ञानिक तरीके से गरीबी रेखा का निर्धारण किया गया, जिसमें नेशनल सैंपल सर्वे NSS के उपभोग खर्च के आंकड़ों का इस्तेमाल किया गया। इसके अनुसार उस व्यक्ति, ग्रामीण एवं शहरी दोनों को गरीब माना गया जो प्रतिदिन औसतन 250 कैलोरी भोजन प्राप्त करने में असमर्थ था। ये आंकड़े वर्ष 1960 से 61 ईस्वी पर आधारित थे। वाई के अलग की अध्यक्षता में योजना आयोग ने 1969 में इस समिति का गठन किया। इस समिति ने दांडेकर एवं रथ के फॉर्मूले का आधार वर्ष बदलकर 1973 से 74 ईस्वी पर दिया। पहली बार शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कैलोरी की अलग मात्रा निर्धारित की गई, जो क्रमशः 2100 कैलोरी और 2400 कैलोरी थी। लकड़वाला समिति। योजना आयोग ने देश में निर्धनता के माप के लिए 1979 ईस्वी में प्रो DT लकड़वाला की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। 1993 ईस्वी में इस समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसके अनुसार प्रत्येक राज्य में मूल स्तर के आधार पर प्रत्येक राज्य की निर्धनता रेखा भिन्न भिन्न होगी। इसी प्रकार इसके अनुसार 35 गरीबी रेखाएं हैं, जो शुरू में 28 थी। इस समिति ने प्रत्येक राज्य में ग्रामीण और शहरी निर्धनता के लिए अलग अलग मूल्य सूचकांक की बात की, जो है पहला ग्रामीण क्षेत्र में निर्धनता रेखा। इस समिति ने कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी CPI फॉर एग्रीकल्चर लेबर का सुझाव दिया। B. शहरी क्षेत्र में निर्धनता रेखा। इसके लिए समिति ने औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी CPI फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स और शहरी भिन्न कर्मचारियों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का सुझाव दिया। इस समिति की सिफारिशों के लिए परिणामस्वरूप कोई विशिष्ट या निर्धारित रेखा नहीं रही, बल्कि इसके स्थान पर राज्य विशिष्ट निर्धनता रेखा हुई, जिनसे एक राष्ट्रीय निर्धनता रेखा का निर्धारण किया जा सकता। नोट: 8वीं योजना में कैलोरी प्रति 2400 ग्रामीण व 2100 शहरी आधार को ही स्वीकार किया गया था। 1973 से 74 ईस्वी मूल्य पर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 19.9 रुपया तथा शहरी क्षेत्र के लिए 56.64 रुपया प्रति व्यक्ति प्रतिमाह उपभोग व्यय लिया गया। इसी कार्यविधि का प्रयोग 9वीं तथा 10वीं योजना में भी किया गया। सुरेश तेंदुलकर समिति। योजना आयोग ने वर्ष 2004 ईस्वी में सुरेश तेंदुलकर की अध्यक्षता में समिति बनाई, जिसने अपनी रिपोर्ट 2009 में सौंपी। तेंदुलकर समिति का मुख्य उद्देश्य इसका परीक्षण करना था कि क्या भारत में गरीबी वास्तव में गिर रही है या नहीं। NASSO के 61वें चक्र में स्थापित होता है कि इसके साथ ही नई गरीबी रेखा तथा गरीबी के संबंध में अनुमान प्रस्तुत करना था। तेंदुलकर समिति ने उपभोग बास्केट में परिवर्तन किए और जीने के लिए अदा की जाने वाली कीमत कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स COLI
की बात की। इसने गरीबी रेखा का निर्धारण उपभोग के लिए जा रहे खदानों के अलावा 6 बुनियादी आवश्यकताएं शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियाद संरचना, स्वच्छ वातावरण तथा महिलाओं की काम तथा लाभ तक पहुंच के आधार पर होगा। तेंदुलेकर समिति ने ग्रामीणों और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए एक ही उपभोग बास्केट का उपभोग किया। तेंदुलेकर पद्धति के अनुसार गरीबी रेखा मिश्रित संदर्भ अवधि पर आधारित मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय के रूप में व्यक्त की गई। समिति ने ग्रामीण क्षेत्र में के लिए 2004 से 5 मूल्य पर 446.68 रुपया यानी 2011 से 12 के मूल्य पर 816 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह तथा शहरी क्षेत्र के लिए इसे 578.80 रुपया 2011 से 12 के मूल्य पर 1000 रुपये मासिक रुपया प्रति व्यक्ति उपभोग रखा। इस आधार पर समिति के अनुसार 2004 से 5 में ग्रामीण जनसंख्या का 41.8%, 2011 से 12 से 25.7% तथा शहरी जनसंख्या को 25.7%, 2011 से 12 से में 13.7% गरीबी रेखा से नीचे थे। 2004 से 5 में संपूर्ण भारत के स्तर पर गरीबी रेखा का प्रतिशत 37.2% है, जो कि 2011 से 12 में 21.9% था। नोट: तेंदुलेकर समिति ने गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए जीवन निर्वाह लागत सूचकांक यानी प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय को आधार बनाया। सी रंगराजन समिति संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग खाद्य एवं कृषि संगठन FAO गरीबी का आकलन उपभोग के पोषण मूल्य अर्थात कैलोरी मूल्य के आधार पर करता है। इसलिए योजना आयोग ने तेंदुलेकर समिति की जगह सी रंगराजन की अध्यक्षता में 2012 में नई समिति गठित की, जिसने अपनी रिपोर्ट जुलाई 2014 में प्रस्तुत की। इसने तेंदुलेकर समिति के आकलन के तरीकों को खारिज कर दिया। रंगराजन समिति के अनुसार वर्ष 2011 से 12 में 29.5% लोग गरीब थे, जबकि तेंदुलेकर समिति में यह अनुमान 21.9% दिया था। ग्रामीण जनसंख्या का 30.09% तथा शहरी जनसंख्या का 26.4% लोग गरीब रेखा के नीचे थे। रंगराजन समिति ने अखिल भारतीय स्तर पर ग्रामीण क्षेत्र के लिए 1972 रुपया तथा शहरी क्षेत्र के लिए 1407 रुपया प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय को गरीबी रेखा के रूप में परिभाषित किया। निर्धनता के नवीनतम आंकड़े: देश में निर्धनता रेखा से नीचे की जनसंख्या के संबंध में ताज़ा आंकड़ा आयोग द्वारा जुलाई 2013 में जारी किए गए। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन यानी NASSO के 68वें दौर के सर्वेक्षण पर आधारित यह आंकड़े 2011 से 12 के लिए तथा सुरेश तेंदुलेकर समिति द्वारा सुझाए गए फॉर्मूले पर आधारित है। इस आंकड़ों के अनुसार 2011-12 देश में 21.9% जनसंख्या निर्धनता रेखा के नीचे है, जबकि 2004 से 5 में यह 37.2% थी। 2011-12 में ग्रामीण क्षेत्रों में 25.7% व शहरी क्षेत्रों में 13.7% जनसंख्या निर्धनता रेखा के नीचे है। वर्ष 2004 से 5 में यह आंकड़ा क्रमशः 41.8% एवं 25.7% था। 2011-12 में देश के निर्धनों की कुल संख्या 26.93 करोड़ आकलित की गई। 2004 से 5 में यह 40.72 करोड़ और 2009 से 10 में यह 35.47 करोड़ थी, यानी 2 वर्षों में 7.9% की कमी हुई। 2011-12 में अखिल भारतीय स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों में व्यय 8 से 16 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह स्वीकार किया गया, वहीं शहरी क्षेत्रों के लिए 1000 रुपये प्रति व्यक्ति माह माना गया। इसका अर्थ यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिदिन 27.20 रुपये व शहरी क्षेत्रों के लिए प्रतिदिन 33.33 रुपये से कम खर्च करने वाले व्यक्तियों को अखिल भारतीय स्तर पर निर्धनता रेखा के नीचे माना गया। राज्यों में सर्वाधिक निर्धनता अनुपात छत्तीसगढ़ में पाया गया, जहां 39.93% जनसंख्या निर्धनता की रेखा के नीचे है। इसके पश्चात झारखंड में 36.96%, मणिपुर में 36.79%, अरुणाचल प्रदेश में और 34.67%, बिहार में 33.47% जनसंख्या निर्धनता रेखा के नीचे है। केंद्र शासित प्रदेशों में निर्धनता रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले घटते क्रम में दादर नगर हवेली 39.31% सर्वाधिक और चंडीगढ़ 21.81% हैं। सबसे कम निर्धनता अनुपात गोवा में
5.9% पाया गया। इसके बाद केरल 7.5%, हिमाचल प्रदेश 8.6%, सिक्किम 8.9% व पंजाब 8.26% पाया गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग।